जी। मैं बहुत-बहुत माफ़ी चाहूँगा। नेट कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी। तो मैं ओपाइन डायरीज़ की तरफ से मैं कुमार रशिद आज की हमारी इंटरव्यू की गेस्ट श्वेता जी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। श्वेता जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के इस इंटरव्यू के सेशन में। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत स्वागत स्वागत है आपका। हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएँगे। देखिए सज्जनों बताते चलें कि श्वेता जी हमारे बीच मुरादाबाद से आई हैं और हमने पिछले हफ्ते अपने क्रू में एक राइटिंग इवेंट कंडक्ट कराया था जिसमें हमारा सब्जेक्ट था नवरात्रि और रमज़ान। उसी के तहत श्वेता जी ने अपनी राइटअप को अपनी एक कविता लिखी थी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। एक कविता अपनी प्रकाशित की थी हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे भी, हमारे ग्रुप पे भी। तो हम उसी के वहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। अ, आपने अपनी कविता में काली का ज़िक्र किया, शक्ति के कई रूपों की भी बात की। तो एज़ अ पूरी होल एज़ अ पूरे तरीके से आप आज के समाज में उसका क्या प्रतिबिंब देखती हैं? किस तरह से आप आज के समाज में काली के रूप को या शक्ति के रूप को किस तरह से पाती हैं? किस तरह से उसका प्रकटीकरण देखती हैं आज के समाज में? एक्चुअली जो मैंने कविता अपनी लिखी थी उसमें मैंने काली और दुर्गा दोनों के रूपों का वर्णन किया था। तो जिस तरह से काली या दुर्गा अलग अलग एक पार्वती ने अलग अलग रूप लेकर दुष्टों का संहार किया, उसी तरह से आज मुझे लगता है आज भी जो नारी है वो कई सारे रूप धरती है। और कभी दुर्गा भी बन जाती है, कभी काली बन जाती है, और कभी शारदा है। तो बस उसी को सोचकर, उनकी कहानी को सोचकर मैंने कविता लिखी थी। और आज अगर हम देखें तो कहीं हद तक जो पहले हो चुका है वो दोबारा से फिर समाज में वापसी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में महिला को सशक्त होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं दुर्गा काली का रूप लेना पड़ेगा। तो जैसा कि आप अभी बता रही थी कि जो हो चुका है वो होगा और आने वाले समय में महिला को काली का रूप या दुर्गा का रूप या वो रूप जिसमें स्वयं की रक्षा वो खुद कर सके, ऐसा एक रूप उसको धारण करना पड़ेगा आने वाले वक्त में। शायद परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं। आप मुरादाबाद से हमारे बीच हैं। हम नेट पे पढ़ रहे थे तो पता चला मुरादाबाद मेटल वर्क्स के लिए बहुत फेमस है, धातुओं की कारीगरी के लिए बड़ा मशहूर है। तो क्या आपका कोई इससे कोई इंसिडेंट, कोई ऐसी बात जो आप हमसे बताना चाहें इसके इसके ताल्लुक में? नहीं, एक्चुअली मैं मुरादाबाद से हूँ। मैं बेसिकली जो मैं उत्तराखंड से हूँ। अच्छा। लेकिन जो मेरा इन लॉज है वो मुरादाबाद में है। मैं मुरादाबाद ज्यादा रही नहीं हूँ। ओके। तो अ, तो तो उत्तराखंड मैं में ज्यादा कुछ मुरादाबाद के बारे में नहीं नहीं, बता नहीं पाऊंगी कोई आपको। दिक्कत की बात नहीं है। तो उत्तराखंड में आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड में आपकी परवरिश कहाँ हुई? उत्तराखंड में मैं नैनीताल से। नैनीताल से। तो नैनीताल के बारे में ही बताइए। नैनीताल में आपका कैसा रहा? आपका बचपन कैसा रहा? आपकी आगे की जिंदगी कैसी थी? हाँ, मेरा जो स्कूलिंग है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब मैंने नैनीताल से ही किया है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद बीएड किया। एक्चुअली इस समय मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। और सारा पूरा बचपन मेरा उत्तराखंड में बीता। बस जब शादी हुई तो शादी मेरी यूपी में हुई, मुरादाबाद में। बट मुरादाबाद में मैं बहुत कम रही। हम्म। और उत्तराखंड का तो नैनीताल का तो सारा जैसे बहुत ही शांत, जो प्लेस बोलेंगे, पीसफुल प्लेस है नैनीताल। और अगर वहां के कंपैरिजन में हम यूपी को देखें तो बहुत थोड़ा सा, भड़कीला है जब मैं यूपी। आई इधर यूपी में तो नहीं मैम, इससे मैं बोलना चाहूंगा, मेरा जब भी टूर बनता था 2008 के बाद, आई थिंक जितनी बार प्लान बना है, तो मेरा वही एक ही डेस्टिनेशन होता था, नैनीताल। एंड मेरे अंकल का सबसे फेवरेट प्लेस है नैनीताल। एंड कंपैरिजन तो मत ही करिए क्योंकि
तो वो इंडिया का मुझे लगता है कि स्विट्जरलैंड है। तो इस चीज का ना कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद रहा हूँ। और एक बार तो मैं मतलब एक हफ्ते में फंस गया था लैंडिंग की वजह से वहां पे, अगस्त के महीने में। तो मैंने वहां पे ये भी देखा है कि जब खाने पीने की चीजें वहां नहीं पहुंच पाती थी, और वहां के लोगों का जो दर्द देखा है कि आप तो चले जाएंगे लेकिन कैसे न कैसे, लेकिन हमारा कोई गारंटी नहीं है कि कब ऊपर से कुछ मतलब पत्थर, बड़ा पत्थर चला है नीचे या कुछ ऐसा हो। तो बड़ा वो भी है, लेकिन जितना ही खूबसूरत होता है उसके पीछे, मतलब किसी बहुत बड़े शायर ने बोला था कि जितनी खूबसूरत चीज होती है ना कहीं उसके पीछे बहुत बड़ा दाग होता है। तो ये चीज है, वो बहुत चिनाइयों को खूबसूरत। पार करके मंजिल हासिल होती है। जी 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 जी। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। जी जी तो जी, अच्छा लगा आपसे। ये समावेशी एक बात थी कि आपने जैसे कि बताया कि आने वाले दौर में महिलाओं की किस तरह, फिर आपने अपने बचपन के बारे में बताया कि नैनीताल आपको क्यों पसंद है, नैनीताल में आपने मतलब नैनीताल को आपने कैसे देखा, बहुत शांत जगह के तौर पे आपने नैनीताल को देखा। फिर आप मुरादाबाद आ गई, दोनों के बीच में आपने अंतर भी जरा साफ साफ बताया कि दोनों के बीच में आपको अंतर क्या मिला। आगे बढ़ते हैं। लिखने से आपका क्या इंटेंशन होता है, मतलब लिख करके आप क्या जाहिर करती हैं, एज अ राइटिंग, एज अ थिंग, राइटिंग एज अ प्रोफेशन या राइटिंग एज एन आर्ट आपने क्यों लिया, एज अ आप उसमें अपनी किस पर्सनैलिटी का प्रैक्टिकल उसमें देखती हैं, क्या मैनिफेस्टेशन आप देखती हैं जो अपने राइटिंग को अपना एक वो बनाया कि नहीं मुझे लिखना है या कुछ ऐसा कर। एक्चुअली राइटिंग का ये है कि जो आप बात किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, किसी को नहीं बता सकते। कुछ बातें ऐसी होती है आप कम्युनिकेट कर सकते हो, कुछ बातें ऐसी होती है आप हर किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। बट राइटिंग के थ्रू आप वो चीज पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, या अपनों तक पहुंचा सकते हैं, या परायों तक पहुंचा सकते हैं, या समाज तक। मतलब राइटिंग एक ऐसा स्किल है जिससे आप समाज के बीच तक जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने राइटिंग की तरफ बढ़ी। वैसे मैं बचपन से नहीं लिखती हूँ, मुझे लिखते हुए 8 या 9 महीने हो रहे हैं कुल। बाकी जो इस बार का लॉकडाउन था उससे ही मैंने लिखना स्टार्ट किया था। और लॉकडाउन में जब खाली रहा तो समझ में आया कि कुछ नया करने को मिल सकता है, तो राइटिंग मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया था। अच्छा। मैम एक तो क्वेश्चन है, हर्षित मैम से एक क्वेश्चन है मेरा, सॉरी मैं जी इंटरप्ट जी कर जी रहा हूँ। प्लीज मैम प्लीज। आप राइटिंग करती हैं, आप एज अ टीचर राइटिंग करती हैं, मतलब एक टीचर है, एक प्रोफेशनल जो मतलब राइटिंग की जहाँ से शुरुआत होती है, आप वो शुरुआत आप लोगों से होती है। तो मुझे एक चीज जानना है कि आप अपनी राइटिंग को कहाँ देखती हैं, आज के उसमें परिवेश में, आज के जमाने में आप कहाँ देखती हैं अपनी राइटिंग को? आ, अभी तो मैं तो बहुत स्टार्टिंग फेज में हूँ, और अभी बहुत कुछ सीखना है मुझे। तो मैं एक्चुअली मैंने अभी कविता से लिखना स्टार्ट किया, कुछ पंक्तियों से, 4 लाइनर 2 लाइनर से स्टार्ट किया। अब कविताएं लिखना स्टार्ट किया। अभी मैं उस बहुत मतलब मंजिल से बहुत दूर हूँ अभी। अभी गजल अच्छी तरीके से सीखनी है। गजल मुझे गजल अच्छी तरीके से नहीं आती, जैसे गीत, बहुत सारे गीत हैं। तो अभी मैं स्टार्टिंग फेज में हूँ। मैं अपनी राइटिंग को ही देखती हूँ कि मेरी जो राइटिंग है उसमें आपको नारी के बारे में ज्यादा मिलेगा, समाज के बारे में ज्यादा मिलेगा। तो बस इतना ही कहूंगी कि राइटिंग फेज में हूँ, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और हो सकता है कि सारे फेजेस को समेटने की कोशिश करूं अपने अंदर। बहुत सारी चीजें एक कविता के माध्यम से कह सकते हैं, या कोई भी राइटअप के माध्यम से समेटने की कोशिश करती हूँ। ग्रेट ग्रेट। जी। तो हाँ, ठीक बात है, क्योंकि लेखक या कवि जो भी होता है वो अपने इर्द गिर्द देख रहा होता है, या जो जीवन वो जी रहा होता है शायद उन्हीं से कहीं से कुछ निकाल करके, उन्हीं में से कुछ किरदारों को, कुछ जिंदगियों को मिला करके वो कुछ लिखने की कोशिश करता है, कुछ बनाने की कोशिश करता है। आपकी जिंदगी में ऐसे कौन से किरदार हैं जिनसे आप बहुत मुतासिर हुई, जिससे आप बहुत इंस्पायर हैं, जिनको देख करके आपको लगता है कि हाँ ये एक किरदार है जिसको जीवन जीवन में शायद मैं कभी लिखना पसंद करूंगी या अपनी कहानी में डालूंगी, या आपको लगता है किसे मैं अपने जीवन में उतारूंगी, ऐसा कोई किरदार? मेरे हस्बैंड। अच्छा। ग्रेट। बहुत तो खूब बहुत खूब। ये अच्छी बात है, लेकिन क्या नहीं, होता है? इसके बाद कोई शब्द नहीं रह जाते मैम। जरा कर आप अंबिक नहीं, मतलब फिर भी थोड़ा मैं पुश अंबिकेश, करूंगा कि अगर आप, अच्छा ठीक है। अंबिकेश आपका वॉइस नहीं आ रहा है हमें, आई थिंक कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम है, हम प्रॉपर सुन नहीं पा रहे हैं आपको।
आवाज नहीं है। हाँ जी। नहीं, नहीं, आवाज नहीं आ आवाज रही। आ ही नहीं रही अम्बिकेश आवाज आ ही नहीं आपकी। रही है आपकी। चलो, प्रॉपर हमें हम आवाज आगे एकदम नहीं आ रही है। बातचीत आगे बढ़ा लेते हैं, वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। तो अब नहीं कुछ नहीं, एक दो हाँ। सवाल और हैं। एक दो सवाल और हैं। हम अगर हम विकेश एक बार आप एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए कैंसिल करके, तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो चलो, नहीं आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आप वजाहत करें इस बात पे कि क्या पसंद आता है आपको, या क्या कैरेक्टर्स हैं, अगर आप पॉइंट वाइज ही बता पाए, एक दो ही बता पाए, क्या पसंद है आपको, क्या हार्ड वर्किंग पसंद है, या क्या पसंद है जिम्मेदारियां उठाना, क्या पसंद है आपको? तो जी, एक्चुअली सबसे ज्यादा पेशेंस। पेशेंट। हाँ, ये भी ठीक बात है। तो पेशेंस, कोऑपरेशन, उसके बाद एक जो इंडिविजुअल लाइफ, हर किसी को एक इंडिविजुअल लाइफ देना कि किसी बंधन से बंधने से पहले हर कोई इंडिविजुअल है, तो उसकी अपनी एक लाइफ है, अपनी प्राइवेसी है। और जो जो औरतें हैं या नारी है या वुमेन है, वो केवल घर के दायरे में सीमित नहीं है, उनकी भी अपनी लाइफ है, उनको भी सोचने का अधिकार है। अगर एक समय पर पुरुष कुछ सोच सकता है तो नारी भी सोच सकती है। ऐसा नहीं है कि पुरुष का डेफिनेटली। जो डिसीजन होगा वो फाइनल, नारी का डिसीजन भी फाइनल हो सकता है। और ऐसी कई सारी चीजें हैं। मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है वो हस्बैंड की वजह से ही मिला है, एकदम फ्री। अगर मैं कुछ भी करना चाहूँ अपनी जो मेरी इच्छाएं हैं या मेरी कुछ मंजिल पाने की, जो आगे चलने की मेरा कुछ भी है, वो सब मुझे फुल सपोर्ट मिलता है। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड, उसके बाद मेरी माँ, दो लोग मेरी लाइफ के दो पिलर्स हैं जिन पर मैं खड़ी हूँ, मेरे दो लेग्स हैं। बहुत अम्बिकेश, अच्छा अभी भी लगा आपकी सुनकर। आवाज नहीं आ रही है। अम्बिकेश, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपका आवाज आ ही नहीं रहा है हमें प्रॉपर। तो मैम, एक मेरा क्वेश्चन है कि हेलो। हाँ अम्बिकेश, हेलो। या सर, अब आ रही है? या हाँ जी, हाँ, अब आ अभी रही है। आवाज आ रही है। जी, तो अब एक या ओके। क्वेश्चन मेरा ये था मैम कि ओपाइन के बारे में आपको कैसे पता चला, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ओपाइन पे आके लिखने का? ओपाइन के बारे में एक ग्रुप है, मुझे ये तो याद नहीं आ रहा किस ग्रुप में, एक्चुअली इसमें उस ग्रुप में ऐड आया था कि ओके। जो ओपाइन के साथ आना चाहते हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। तो मैंने वहां से क्लिक करके मैं ओपाइन से जुड़ी थी। उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सर्च किया, तो देखा इसमें इंस्टाग्राम से रिलेटेड ज्यादा रील्स वो पड़ा हुआ था। तो मेरे पहले समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर एक कंपटीशन आया, तो मैंने कहा इस पे पार्टिसिपेट करके देखते हैं। उस पार्टिसिपेट किया, तो मुझे लगा कि जैसे कई सारे ग्रुप्स हैं, प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं उसमें, लेकिन क्या है, राइटअप्स तक सीमित हो जाता है। तो इसका सबसे अच्छा चीज ये है कि अगर कोई विनर हुआ या उसको एक मतलब आमने सामने बैठकर बात करना, इंटरेक्शन करना, ये बहुत अच्छी पहल लगी मुझे ओपाइन की। थैंक यू सो मच मैम। बाय द वे मैम, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हमने मतलब ओपाइन के और ये जो कॉन्सेप्ट है जब सोचा, तो बहुत सारे राइटर्स हैं, लाइक अम्बिकेश हैं, हर्षित खुद राइटिंग करते हैं, मैं खुद थोड़ा बहुत लिखता हूँ। चीजें एक चीज समझ में आई कि शायद हमें ना राइटिंग को एक लेवल पे ले जाना है, और शायद हो सकता है हर्षित ने आपको बताया भी हो। लेकिन क्या एक राइटर को, चलिए बड़ा राइटर है तो उसका तो नाम अलग है कि उस लेवल पे पहुंचना, कि अगर हम किसी बुक स्टोर पे जाते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, तो हम नॉर्मली किसी अच्छे राइटर का बुक उठा लेते हैं। बट जिनको लोग नहीं पहचान है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, बहुत ज्यादा लोग नहीं पहचानते, मैं बुरा मत मानिएगा बट सच्चाई है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आने वाले हम रहें या ना रहें, हमारे राइटअप्स लोगों के लिए रहें, हमारा लेख उनके लिए हमेशा रहे। कुछ समस्याएं हो जैसे सामाजिक, देखिए लिटरेचर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन ओपाइन का सिर्फ उद्देश्य ये नहीं रहा है कि सिर्फ आप लिटरेचर ही लिखे, आप
अपनी समस्याएं लिख सकते हैं, जो समाज में आप देख रहे हैं वो उस पे लिख सकते हैं। नवरात्रि चल रहा है, जो हमारा इस टाइम जो हमारा कंपटीशन रहा है नवरात्रि और रमजान के ऊपर, तो वो भी चल रहा है, दोनों पर्व एक साथ हम चल रहे हैं। तो कहने का जो मतलब है कि आप उस पे भी आके लिख सकते हैं जहाँ पे वर्ड लिमिट ना हो। लेकिन मैम हमने एक चीज देखा है, मीन्स अम्बिकेश भी है हमारे साथ, वो जरूर कुछ ना कुछ इस पे बोलना चाहेंगे, खुद ही एक राइटर है, कि लोग व्हाट्सएप तक सीमित रह गए हैं। एक 10, 100, 150 लोगों का ग्रुप है और व्हाट्सएप पे लिख दिया जाता है और लोगों को अपना उस पे लिख के खुश है और उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। क्या कभी कोई एक पर्सन मुझे बताएगा कि कोई ये बोल सकता है भाई मेरा आर्टिकल है और जाके ना व्हाट्सएप पे पढ़ लेना? ये कभी पॉसिबल नहीं है। ओपाइंड हमारा जो मेन उद्देश्य रहा है कि हमेशा यही हमारा एम रहा है कि राइटर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पे उनको ऑडियंस मिले, जो ऑडियंस उनको पढ़ना चाहती है। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि आज हो, 10 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, जब तक इंटरनेट की दुनिया रहेगी तब तक आपका आर्टिकल वहां पे रहेगा कि जिनको पढ़ना है, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, फ्लाइट में है, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मेरा बुक खरीद लेना अमेजोन से, वो चला जाएगा फ्लाइट के बाद, वो नहीं पढ़ने वाला। बट डेफिनेटली आप उनको ये बोल सकते हैं कि अगर आपके 20-25 आर्टिकल हैं, वो चाहे आपकी पोएट्री हो, प्रोज हो, कुछ भी हो सकता है आप महंगाई पे लिख सकती हैं, आप एजुकेशन सिस्टम पे लिख सकती हैं, वो आपका हमेशा पड़ा रहेगा कि आने वाले आपके बच्चे, उनके बच्चे कि हाँ रहे हैं, हमारा उनका लिखा हुआ लेख उस पे ओपाइन पे है। और आने वाले दिनों में जैसा आप लोगों का सहयोग मिल रहा है हमें, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा एक अच्छा प्लेटफॉर्म निकल के आने वाला है। तो हमारा एक यही हम लोग का एम है मैम कि आप लोगों के राइटर्स हमेशा लोगों के पास रहें, आप सीमित ना रहिए, क्योंकि 4-5 दिन के बाद व्हाट्सएप के ग्रुप में आपका आर्टिकल भी गायब हो जाता है। किसी भी सब्जेक्ट पे आप अपना कुछ भी लिखती हैं वो गायब हो ही जाता है, वो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो क्यों ना हम थोड़ा बाहर निकले, जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मैं यही एक रिक्वेस्ट करूंगा मैम कि आप कंटिन्यूअस लिखती रहें और हमें ना पढ़ने का मौका मिले आपको। अम्बिकेश, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे मैम से? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? एक्चुअली सर मैं मैम से एक सवाल पूछना था, फिर उसके बाद मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैम आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप राइटिंग में किस चीज के लिए इंस्पायर हुई हैं, किस चीज से इंस्पायर होकर आपने लिखना शुरू किया? एक्चुअली मेन तो मेरा जो आसपास का जो मैंने लेडीज का, जो नारियों का वो देखा और दुर्दशा जो देखी कह सकते हैं, उसके ऊपर मैंने लिखना स्टार्ट किया। क्योंकि जो मैं जो बेसिक डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हूँ, मतलब बेसिक एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ मैं, तो बेसिक एजुकेशन से जुड़ा होने के नाते मेरा जो फील्ड है वो गांव के नजदीक रहता है। तो गांव में जो स्थिति मैंने औरतों की देखी, उसको देखकर मैंने लिखना प्रारंभ किया था। और जो मेरी पहली कविता थी वो भी नारी के ऊपर ही थी। तो वहीं से मुझे लगा कि कुछ लिखना चाहिए, तो बस वहीं से मैंने स्टार्ट किया था लिखना। ग्रेट। हाँ मैम, ये आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहती हैं और आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाती हैं, वहां आपको कहा जाता है कि आपको सिर्फ 2500 शब्दों में लिखना है। जी, तो आप बता सकते हैं किसी भी राइटर्स की जो भावनाओं को कुछ चंद शब्दों में व्यक्त कर पाना आसान होगा या कठिन? 2500 वर्ड भी, अगर कोई राइटर है 2500 वर्ड भी कम पड़ सकता है लिखने के लिए, तो अगर लिखने चाहिए। दैट मैम, हमारी कंपनी का जो हमारी ओपाइन डायरी, इसका थीम यही है, हम लोग कोई वर्ड्स लिमिट नहीं डालते हैं। हाँ, ये हम बहुत अच्छी बात है। कई कई सारे ग्रुप से मैं जुड़ी हुई हूँ जिसमें ऐसा होता है कि केवल 10 लाइनर होना चाहिए, 12 लाइन्स होनी चाहिए, 16 से 20 लाइन्स के ऊपर नहीं होना चाहिए कोई राइटअप, फिर पर कंसीडर नहीं होगा, पढ़ा नहीं जाएगा। ऐसा अगर कुछ ऐसे भी थॉट है कि नहीं आ सकते 12 लाइन में। मैम नहीं ये मैम, चीज यहाँ जो पे हाँ, किसी भी राइटर्स के भावनाओं को चंद शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। डेफिनेटली। और उनको हक भी है ना, उनको हक भी है कि लोग उनको पढ़े। लोगों का भी तो इंटरेस्ट है ना मैम
किसी न किसी को जानना पढ़ना, क्योंकि आज बुक्स खरीदना बहुत मुश्किल है। और अगर हम जैसे अगर देखिए क्या है कि अगर मुझे एजुकेशन से, या जैसे आपने बोला कि आप जमीनी तौर पे गांव से जुड़ी हुई हैं, अगर मुझे इस तरीके की चीजें अगर आपसे मिल जा रही हैं, तो मैं जाके नेट पे सर्वे करने से अच्छा है कि मैं डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट करूं, जो कि हमें अभी पता चल रहा है, जितने लोग हमें देख रहे हैं, तो शायद आपको वहां पे जाके पढ़ के वो चीजें समझ सकते हैं, आपसे वो बात कर सकते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत सा एक पहल है कि लोगों को डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ने का जो मौका है। या अंबिकेश, प्लीज प्लीज कैरी ऑन, सॉरी। क्या सर, तो मैं कह रहा था कि हम लोग अपनी भावनाओं को, हमारे ऊपर कोई हक नहीं बनता कि मैं या आप हो या कोई भी हो, किसी राइटर या किसी भी रीडर्स हो या राइटर्स हो, उनकी भावनाओं को या किसी को भी उनके शब्दों को बांध कर रखा जाए। इसलिए आपने हमारा कंटेंट भी पढ़ा होगा, मैंने नो वर्ड लिमिट्स डाला है। आप हाँ जी। और भी एप्स हैं या और भी साइट्स हैं, आप जाएंगी तो वहां देखने को आपको मिलेगा कि वो लोग वर्ड्स लिमिट डालते हैं। जी। ये हाँ, वर्ड लिमिट होता है कि इतने पे इसको खत्म करना है वरना कंसीडर नहीं होगा। आप किसी शब्द को व्यक्त करना चाहती हैं और आपकी कहानी हो या आपकी कविता हो वो आगे रह जाए, तो क्या आप वहां पढ़ना चाहेंगी या वहां लिखना चाहेंगी? नहीं सर, वही बात मैं अभी बोला था कि कई बार ऐसा होता है कि कंटेंट अगर किसी चीज पे दे दिया, उसमें डिसाइड कर दिया कि 20 लाइन से ऊपर आप नहीं जा सकते, लेकिन आपका कंटेंट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो जो कंटेंट का मेन जो थीम जो जिसको लेकर लिखा गया है ना, वो खराब हो जाती है, वो बिगड़ जाती है, उसका जो एंड है वो सही नहीं हो पाता, तो वो सब मिक्स हो जाता है, फिर वो राइटअप ही खराब हो जाता है कई बार। यस मैम। मैम, आप हर राइटर्स की एक ख्वाहिश होती है कि हम लोग जिस चीज को लिख रहे हैं उनको लोग पढ़ें, जी। या लोग जाने उसको कि हाँ, बंदा है जो लिखता है, ये भी कुछ लिखता है। आपकी भी कहीं ना कहीं ये दिली इच्छा होगी कि आप जो लिखती हैं लोग उसको पढ़ें। जी सर। तो ये हम लोग की हर प्रयास रहती है कि हर इंसान, हम व्हाट्सएप पे हो या फेसबुक, कहीं कहीं ना कहीं पोस्ट डालते हैं, वो कभी ना कभी अकाउंट डिलीट हो जाने के बाद से हट जाती वहां से। बट ये ओपाइंड एक साइट है जहां से आप कभी भी किसी को भी अपना लिंक सेंड कर सकती हैं, कहीं दूसरी जगह शेयर कर सकती हैं। और जहां तक सर ने अभी बोला कि अगर आप कहीं जा रही हैं, लोगों को बोलेंगे बुक पढ़ने के लिए, लोग तब तक ही आपको सुनेंगे, तब तक ही आपको पढ़ेंगे जब तक आप उनके सामने हैं। कोई आजकल हर नए राइटर तो आज लिखना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, बट कुछ समय बाद ये लोग बुक करना बंद कर देंगे। मैंने भी स्टार्टिंग किया था, मैंने डायरेक्ट गूगल साइट से अपना वर्क शुरू किया था, लिखना शुरू किया था। बाद में मैंने ओपाइन डायरी से जुड़ा, ओपाइन डायरी मिला, इसमें वर्ड्स लिमिट मैंने देखा, फिर से कई फीचर्स देखे ताकि जो हर एक राइटर्स को पूरी फुल्ली आजादी देती है लिखने के लिए। जी। इसलिए मैम मैंने नहीं यहाँ सही। जुड़ा। नहीं, और एग्री आज हूँ आपकी बात से, एग्री। जी मैम। मैम, आपको ओपाइन डायरी से जुड़ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैंने फर्स्ट राइटअप दिया अपना और फर्स्ट राइटर में ही विनर रही, तो बहुत ही अच्छा लगा। और अब हर एक टॉपिक पर लिखेंगे, अब ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा जाएगा। मैम, वक्त वक्त काफी हो गया है। कांग्रेचुलेशन मैम, हम चाहेंगे कि ऐसे आप जीतती रहें। जी 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 हर्षित, थैंक यू आपका वेरी मच। वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ जी हाँ, नहीं मैं कह रहा था वक्त काफी हो गया है, मैम को भी लेट हो रहा होगा, जी 10 जी। बजने के कगार पे खड़े हैं हम लोग। तो मैं बस अंत में यही बात कहने वाला था कि
ओपाइन की पहल व्हाट्सएप ग्रुप्स तक सीमित करने की या फेसबुक पेजेस तक या किन्हीं भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स तक जहाँ पे ऑडियंस, जहाँ पे आप सोशलाइजेशन का काम करते हैं बेसिकली। जैसे आप इंस्टाग्राम पे आएंगे तो इंस्टाग्राम पे हम सोशलाइज करते हैं लोगों से, हम अपने कम्युनिटी के लोगों से मिलते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सोशलाइजेशन को आगे बढ़ाना या ऐसा कुछ नहीं है। ओपाइन का उद्देश्य इतना है कि हम एक लेखकों और पाठकों, अब लिखने में आप जो लिखना चाहें, जो आपको पसंद हो, आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं आर्टिकल लिखिए, एस्से लिखना चाहते हैं, पोएट्री लिखना चाहते हैं, प्रोज लिखना चाहते हैं, जिस भी लेखन की विधा को आप उठाना चाहते हैं वो उठा लीजिए। कुछ नया करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको प्रकाशित करके हमारे वहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे डालिए। और हम एक ऐसा ही मंच बनाना चाहते हैं जहाँ आने का उद्देश्य या तो लिखना हो या फिर पढ़ना हो। हमारे मंच का पूरा जो खाका है वो इस बात पर निर्भर करता है, इस आइडिया को लेकर के आगे बढ़ता है कि हम लेखकों और पाठकों का एक साझा मंच बना रहे हैं। जहाँ पे जैसे क्या होता है कि आप, जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग मंचों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुछ लोग ब्लॉग स्पॉट का यूज करते हैं, कुछ लोग वर्डप्रेस का यूज करते हैं लिखने के लिए। लेकिन होता क्या है कि आप अपना डोमेन देते हैं, लिंक देते हैं। अब दिक्कत ये हो जाती है कि अगले को याद रहेगा तो वो आपके डोमेन तक आ पाएगा, या आपका नाम पता है तो वो आप तक आ पाएगा। ऐसे में हम ये कोशिश करते हैं कि नाम के बगैर, लिंक के बगैर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे अगर एक बार कोई राइटर आ गया है तो सिस्टमेटिकली उसको और बहुत सारे कंटेंट से और बहुत सारे राइटर्स से जोड़ा जाए धीरे धीरे, ताकि वो बड़े बड़ी जो एक बड़ा सा समुद्र के जैसा एक है जिसमें लोग लिख रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, उसके बारे में देखें। और इन्हीं सब के माध्यम से हम ये कोशिश करते हैं कि जो लिखने का जो काम है, जो राइटिंग का जो पूरा मीडियम है, जैसे वीडियो का एक मीडियम है, ऑडियो का एक मीडियम है। जैसे ऑडियो के मीडियम में आजकल एक्सप्लोरेशंस काफी होते हैं, जैसे आप म्यूजिक सुनते थे पहले हम लोग, आजकल हम पॉडकास्ट सुन रहे हैं, अलग अलग इंटरव्यूज, ऑडियो इंटरव्यूज सुन रहे हैं। तो उसी तरह हमारी भी कोशिश है कि हम कैसे राइटिंग का जो मीडियम है, जो लिखने का जो एक मीडियम है, उसको हम किस तरह से आगे बढ़ाएं, उसमें नई नई विधाओं को ले आए, नई नई चीजों को ले आए। और ये करने का सबसे आसान तरीका या सबसे बढ़िया तरीका हमें ये समझ में आया कि उस मीडियम को लोगों तक जाने दिया जाए। जब लोगों की जरूरत के हिसाब से, लोगों के पसंद के हिसाब से वो धीरे धीरे अपने आप में एक आकार लेगा, तो वो उसमें हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि इसको सस्टेनेबल बनाया जाए, इससे पैसा कैसे निकाला जाए, या इसको कैसे आगे तक ले जाया जाए। क्योंकि वो लोगों का अपना बनाया हुआ होगा, लोगों का अपना तैयार किया हुआ होगा, तो वो उनको आसानी होगी। तो अंततः मैं निवेदन करूंगा आपसे भी, सबसे यहाँ से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं जो लिखने में, पढ़ने में रुचि रखते हैं, उनको जरूर हमसे जोड़ने की कोशिश करें, आप बताएं उनको हमारे बारे में। और आपसे भी ये निवेदन करूंगा कि आगे भी आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें और हमें आपके लेखों को पढ़ने का और मौका मिले, लेख कविता जो भी आप लिखते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे आज के इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार सर, बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।